Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to the series of Advanced English Class 11 सिंध बोर्ड, जहाँ पर हम सारे एसेस तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं इन आर प्लेलिस्ट जो कि अवेलेबल हैं ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप अभी तक आप लोगों ने इंपॉर्टेंट एसेस की प्लेलिस्ट नहीं चेक की, जैसे कि अनियन ईटर है, गोल्डन ड्रगेट एक्सेट्रा, तो काइंडली जाकर चेक करें, जहाँ पर मैं आपको सारे पास्ट पेपर क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है, कि ताकि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएं। एंड सेकेंडली ये कि व्हेन आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट आई मेड दीज नोट्स, सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद यू गाइज, बिकॉज देयर आर नॉट मैनी पीपल शेयरिंग एडवांस इंग्लिश के नोट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन जो माइनॉरिटी में पढ़ते हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं बिकॉज दे डोंट हैव द राइट रिसोर्स टू स्टडी फ्राम, एंड उनको नहीं समझ में आ रही होती चीज़ें। सो आई रियली वांट शेयर दीज नोट्स कि ताकि आप लोगों के भी अच्छे मार्क्स आ जाएँ जिस तरीके से मेरे मार्क्स आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट अस स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट अस स्टार्ट विद आवर ऐसे ऑन द प्लेजर्स ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को अभी ये सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ बिकॉज योर बोर्ड्स आर नियर, लेकिन जब टाइम अगर बचा तो मैं आप लोगों को ये जो इंग्लिश एसेज ऑफ टुडे है इस बुक में से भी एक एक लाइन रीड करके और समझाऊँगी हर चैप्टर, ठीक है। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एंड में मैं क्या करूँगी कि आप लोगों को ऊपर से पूरा फोकस करके दिखा दूँगी ये अपना रजिस्टर, कि ताकि आप लोग इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें एंड देन आप लोग इनका एक PDF बना कर रखें ताकि आप लोगों को पेपर में आसानी हो, ठीक है, पेपर में मुश्किल ना हो। So, what are the advantages of being old and mature according to G.K. Chesterton? अब G.K. Chesterton कौन है? He is the author of this essay on the pleasures of no longer being very young, and he mentions some advantages of being old and mature. According to G.K. Chesterton, who is the author of the essay on the pleasures of no longer very young, we see several advantages of old age. अब हम काफ़ी ज़्यादा advantages देखते हैं old age के। सबसे पहली चीज़ मैंने हेडिंग दी हुई है wisdom के नाम से, ठीक है। A person is free of the pressure of work and responsibility that gives them a chance to think and develop a sense of wisdom. अब लोग जो है फ्री होते हैं from the pressure of work और फ्री होते हैं from the pressure of responsibility, और वो सोचना शुरू कर देते हैं। It develops in them a sense of wisdom, ठीक है, लोग सोचते रहते हैं। अब ये चीज़ जो मैंने ये ब्लैक पेन में लिखा हुआ है सेंटेंस, ये मैंने निकाला है इसी ऐसे में से, ठीक है। इसमें से ये जो इंग्लिश एसेज ऑफ टुडे है इसमें से मैंने लाइन बाय लाइन, जैसे अब अगर मुझे ये वाली लाइन अच्छी लगी तो ये मैंने लिख ली अपने आंसर में। तो इस तरीके से अगर मैं लाइंस लिख लूँगी ना अपने आंसर में तो मेरा आंसर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा एंड देयर इज़ अ चांस दैट आई गेन वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। अ पर्सन, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। एंड रिजॉइस इन अनफैथमेबल विजडम लाइक नेस्टर। नेस्टर कौन था? बहुत ही ओल्ड बंदा था, उसके पास बहुत ज़्यादा विजडम थी, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है कि जब ओल्ड एज आ जाती है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा उसके साथ साथ विजडम भी आ जाता है, हम बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो जाते हैं, विजडम आ जाती है। सेकेंड, ओबीडियंस, मैंने हेडिंग दी हुई है यहाँ पे, सेकेंड हेडिंग इज़ ओबीडियंस। अब ये जो आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है दैट इज़ ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप 4 पॉइंट्स लिखें, अगर नहीं लिख सकते तो 3 लिख लें, ठीक है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। Obedience. People listen to elders and obey them because of their experience and old age that is represented by white beards. अब लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा ओबे करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और उनकी ये जो ओल्ड एज होती है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द वाइट बियर्ड। ऑल ओल्ड मैन आर इक्विप्ड विद ब्यूटिफुल स्नोई बियर्ड्स लाइक फादर क्रिसमस। तो अब सारे जितने भी ओल्ड मैन हैं उनके पास क्या हैं? बहुत ही स्नोई बियर्ड्स हैं, राइट, लाइक फादर क्रिसमस, और लोग उनको ओबे करते हैं, क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नंबर 3, इनोसेंस। As people continue to be old, they more often develop a resigned attitude towards life and they are more attractive and cute and childish. तो जब ओल्ड हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? वो काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश हो जाते हैं, और वर्ल्ड दुनिया प्रोग्रेस करती जाती है लेकिन वो फिर अपने ही उसमें जो चाइल्ड लाइक उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इसी में ही मगन रहते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड हैज़ प्रोग्रेस्ड बट देयर थिंकिंग रिमेन्स द सेम लेवल, सो दे बिकम इनोसेंट। वो जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो जाते हैं। क्यों इनोसेंट होते हैं? क्योंकि दुनिया तो प्रोग्रेस कर जाती है लेकिन वो वैसे ही इनोसेंट के इनोसेंट रहते हैं। And many old men retain an attractive childishness and a cheerful innocence. लोग बहुत ज़्यादा attractive childishness जो है retain करते हैं और cheerful innocence होती है उनकी, ठीक है। नंबर 4, developing romance.
The writer says that the young people are so engrossed in the future that they don't have time for romance. अब जो यंग लोग होते हैं उनको इतना ज़्यादा मतलब होता है कि हम अपना फ्यूचर बना लें, हम लोग अपना करियर बना लें, कुछ कर लें लाइफ के साथ, तो उनके पास इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं होता फॉर रोमांस। लेकिन जो ओल्ड हो जाते हैं लोग, उनका टेम्पर भी कम हो जाता है, वो बहुत काइंड हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट टू डेवलप रोमांस। ठीक है, एल्डर पीपल आर मोर रोमांटिक दैन द यंगर पीपल। ये भी कोट आई है आपके इसी ऐसे में से। जितनी ज़्यादा आप कोर्स डालोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट नंबर 5, एडवेंचरस। दे कीप ऑन डिस्कवरिंग एंड थिंकिंग न्यू थिंग्स एंड डेवलपिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो लोग जो बूढ़े जितने हो जाते हैं वो उतने ज़्यादा एडवेंचरस होते जाते हैं। ठीक है, तो जब एडवेंचरस होते जाएंगे तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी। सही है, अब हम करते हैं next question. Why does the author believe that young people can never understand the idea of innovation? अब जो यंग लोग हैं वो कभी भी आइडिया ऑफ इनोवेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है इस तरीके से। इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये मेरे टीचर ने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। द राइटर जी के चेस्टरॉन ऑफ द एसे ऑन द प्लेजर्स ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग फ्रॉम द एसे ऑल द क्राइस्ट सेज दैट यंग पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ इनोवेशन। अब सबसे पहले आपने क्या लिखना है? सबसे पहले आपने लिखना है राइटर का नाम, उसके बाद आपने लिखना है ऐसे का नाम, उसके बाद आपने लिखना है कि ये ऐसे आखिर कौन सी बुक में से आया, कहाँ से आया ये ऐसे, वो चीज़ आपने मेंशन करनी है। ये है आपका इंट्रोडक्शन। हर ऐसे का इंट्रोडक्शन इसी तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले राइटर का नाम, फिर ऐसे का नाम, फिर वो ऐसे हमने कौन सी किताब से लिया उस किताब का नाम। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू किया हुआ है तो आप लोगों को यहीं से ही पढ़ा देते हैं। ये काफ़ी लंबा ऐसे है तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, या फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। चलें जी। यंग पीपल बॉर्न इन मॉडर्न एज हैव ऑलरेडी ओपन देयर आइज़ इन अ मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। अब जो यंग लोग हैं जो मॉडर्न एज में ही पैदा हुए हैं उन्होंने अपनी आंख खोली है किसमें? एक इंडस्ट्रियलाइज दुनिया में। वो ये समझते हैं कि हमेशा दुनिया इसी तरीके से थी एंड दे कैन नॉट पिक्चर अ वर्ल्ड बिफोर मॉडर्निटी। वो मॉडर्न होने से पहले की दुनिया को देख ही नहीं सकते, वो उस चीज़ को पिक्चर ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की, वो चीज़ उन्होंने कभी देखी ही नहीं है। इट इज़ नॉट द यंग पीपल हु रियलाइज द न्यू वर्ल्ड। ये भी आपके ऐसे में से ही आया है कि यंग पीपल न्यू दुनिया रियलाइज़ नहीं कर सकते। उनके लिए तो दुनिया हमेशा से ही वैसी थी, उनके लिए तो दुनिया में कुछ चेंज ही नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे अगर हमारे दादा दादी थे तो उन्होंने वो ज़माने भी देखे जब पार्टीशन हो रहा था, पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। फिर उन्होंने वो ज़माने भी देखे जब लोग रेडियो सुना करते थे। फिर उन्होंने डिश एंटेना भी देखा, फिर उन्होंने ब्लैक एंड वाइट टीवी देखी, फिर उन्होंने कलर टीवी देखी, फिर उन्होंने फ्लैट स्क्रीन टीवी देखी, और अब वो मोबाइल देख रहे हैं एंड हॉटस्पॉट एंड ब्लूटूथ एंड फलाना हर चीज़ वो देख रहे हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, जो जेन जी पैदा हुई है, उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें। लोग रेडियो भी सुना करते थे, उसको ये चीज़ पता ही नहीं है, उसने ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे राइटर समझा रहा है आपको। ये मैंने आपको बहुत ही ईजी और बहुत लेमन टर्म्स में समझा दिया है कि राइटर आखिर क्या रहा है। For an aged person who has lived and experienced different stages of life can compare and distinguish between the new and former times. ठीक है, अब जो भी एजेड इंसान है, जिसने बहुत सारे स्टेजेस एक्सपीरियंस किए हुए हैं ज़िंदगी के, तो वो क्या करता है? वो कंपेयर करता है और डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द न्यू टाइम्स एंड बिटवीन द फॉर्मर टाइम्स। ठीक है, वो डिस्टिंग्विश कर पाता है। जैसे हमारे दादा दादी डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे 1947 में और 2014 में या 2024 में। लेकिन हम लोग नहीं डिस्टिंग्विश कर सकेंगे क्योंकि हम लोगों ने वो टाइम ही नहीं देखा। It is one of the artistic advantages of aged that they do see new things relieved sharply against a background, their shape definite and distinct. वो जो भी नई चीज़ें होती हैं उनको ऐसे देख लेते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट होती हैं, बहुत शार्प होती हैं अगेंस्ट अ स्पेसिफिक बैकग्राउंड। उनका जो ओल्ड बैकग्राउंड होता है उसके साथ वो इस चीज़ को देख लेते हैं। For the new younger generation, new revolutions are a background and they do not realize any change. तो जो यंगर जनरेशन आ रही है उसके लिए ये जो रेवोल्यूशन है वो एक बैकग्राउंड है और उनको कोई भी चेंज नहीं नज़र आता। ठीक है, द मॉडर्न्स डू नॉट रियलाइज मॉडर्निटी। जो मॉडर्न होते हैं उनको ये पता ही नहीं चलता कि अच्छा जी ये मॉडर्न भी है हम। ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो वो तो उन्होंने उसी माहौल में आंख खोली होती है, तो उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कौन सी चीज़ देख रहे हैं। ठीक है,
The writer quotes the example of the spinning of the earth, that those who were already present before a change would realize that the earth is moving. अब जो भी present होगा before the spinning of the earth, हालांकि this is not true, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से दुनिया बनाई है वैसी ही है, लेकिन ये राइटर का बिलीफ है, राइटर का ओपिनियन है कि अर्थ की स्पिनिंग से पहले जो लोग प्रेजेंट थे उनको ये फील हुआ होगा कि हाँ जी दुनिया मूव कर रही है, तो हमें फील हो रहा है कि ये दुनिया चल रही है। लेकिन जो दुनिया के स्पिन होने के बाद ही पैदा हुआ होगा जो आदमी, उसको ये चीज़ फील ही नहीं होगी कि दुनिया मूव भी कर रही है, ठीक है, क्योंकि उसको ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की उसने। Describe in your own words the very idea of proverbs as given in the essay on the pleasure of no longer being very young. अब इस ऐसे में आपको बहुत सारे proverbs भी डिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, ये यहाँ तक कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। द आइडिया ऑफ proverbs has been mentioned in the essay on the pleasure of no longer being very young by G.K. Chesterton. अब इस essay के अंदर क्या मेंशन है? आइडिया ऑफ proverbs मेंशन है। The writer signifies the importance of proverbs as they are practical. अब proverbs क्या हैं? बहुत ज़्यादा practical होते हैं। He also says that young people fail to realize the importance of proverbs. young लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि proverbs हमारी लाइफ में कितने ज़्यादा important है, लेकिन जैसे जैसे बंदा बड़ा होता जाता है एज के साथ, तो फिर रियलाइज़ करता है बंदा कि प्रोवर्ब्स कभी भी नहीं मरेंगे और इसने हिस्ट्री बनाई है, प्रोवर्ब्स ने हिस्ट्री बनाई है, ठीक है। इट इज़ ग्रेट टू फाइंड आउट दैट द वर्ल्ड हैज़ नॉट रिपीटेड प्रोवर्ब्स बिकॉज दे आर प्रोवर्बियल बट दे आर प्रैक्टिकल। अब प्रोवर्ब्स रिपीट होते हैं बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल, ठीक है। द राइटर एक्सप्लेन्स दैट ही नाउ नोज द मीनिंग्स ऑफ द इडियम्स डॉग on the manger and let a sleeping dog lie until he himself owned a dog and demonstrated practically. ठीक है, तो राइटर को पहले नहीं पता होता था इन चीज़ों की मीनिंग, लेकिन जब इसने खुद एक डॉग ख़रीद लिया तो फिर इसको अंदाज़ा हुआ कि किस तरीके से किस तरीके से ये इडियम चल रहा है, ठीक है। तो बस आप अगर ये एग्जाम्पल्स याद करके और लिख लोगे ना, तब भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। The writer says that the proverbs are live lessons for humanity to understand. अब proverbs क्या है? एक lesson है for humanity. proverbs हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देती हैं, ठीक है। But by proverbs, young people are expected not to repeat the mistakes of the elders, but they consider proverbs are stiff and dull. अब यंग लोग समझते हैं कि प्रोवर्ब्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, डल हैं, इनको कौन यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन एडल्ट्स ये कहते हैं कि ये जो है हमें काफ़ी ज़्यादा सबक आमोज़ होते हैं, सबक सिखाते हैं, ठीक है। बट इट वॉज ऑल अनमीनिंग टू अस एंड ऑल द प्रोवर्ब्स सीम स्टिफ लाइक डस्टी लेबल्स ऑन निगलेक्टेड एंटीक्स। यस, ठीक है, तो जवान लोगों को क्या लगता है कि प्रोवर्ब्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं एंड दे सीम लाइक डस्टी लेबल्स ऑन निगलेक्टेड एंटीक्स। ये आप लिख लीजिएगा, ये बहुत अच्छी कोट है, ठीक है। The writer quotes the examples of Napoleon, Charles I, Shakespeare, who have made several mistakes which act for us as a warning, but we never learn anything from it until we experience it ourselves. अब राइटर कोट कर रहा है एग्जाम्पल्स किसी नेपोलियन की, चार्ल्स की और शेक्सपियर की, जिन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की, लेकिन हम लोग इसमें से कोई भी चीज़ नहीं सीख रहे। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि प्रोवर्ब्स एंटीक्स हैं, प्रोवर्ब्स मतलब यूज़ नहीं होने चाहिए। वी हैड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री येट लर्न नथिंग फ्रॉम इट, मतलब हमने हिस्ट्री याद तो की है एज ए सब्जेक्ट हम सब लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने हिस्ट्री में से कोई सबक सीखा है? क्या हमने वाकई उससे कोई चीज़ लर्न की है? तो वो चीज़ राइटर कह रहा है कि इस तरीके से पढ़ो कि वो चीज़ आपके लिए सबक आमोज़ हो जाए। एक चीज़ अगर आप पढ़ लो तो वो आपके लिए मतलब आपको उसमें से कोई लेसन मिल जाए जो आप इम्प्लीमेंट कर सको अपनी लाइफ में, ठीक है। तो दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इन दी एंड मैं आप लोगों को सारे पिक्चर्स दिखा दूँगी, तो फिर आप इनके अच्छे से स्क्रीनशॉट्स ले लेना, ठीक है। हाउ डज़ द ऑथर रिलेट इवैल्यूएशन ऑफ टाइम विद ग्रोइंग एज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। The idea of evaluation of time has been mentioned in the essay on the pleasures of no longer being very young, written by G.K. Chesterton from the book All is Grist. तो ये सबसे पहले ऑथर का नाम, फिर बुक का नाम, उसके बाद आपने क्या लिखना है, ऐसे का नाम, ठीक है। तो ऑथर किस तरीके से क्या रिलेट करता है? इवैल्यूएशन ऑफ टाइम विद द ग्रोइंग एज। आप एज के साथ साथ किस तरीके से टाइम को कॉम्प्रीहेंड करते हो, किस तरीके से देखते हो कि टाइम कैसे चल रहा है। The author says that as time passes, a person's age also increases and he becomes old.
ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है बंदा क्या होता है, बूढ़ा होता जाता है, और बूढ़े होने के साथ साथ उसके क्या आते हैं, एडवांटेजेस आते हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए इन दिस क्वेश्चन। किधर गए, ये रहे, हाँ ये रहे ना, विजडम आ जाती है, ओबीडियंस आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको इनोसेंस मिलती है, डेवलपिंग ऑफ रोमांस मिलता है, एडवेंचर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ली। यही चीज़ आप सेम टू सेम कॉपी कर लेना। यहाँ पे मैंने लिख लिया कॉपी क्वेश्चन नंबर 3, मतलब वो जो पिछला वाला था जहाँ पे एडवांटेजेस थे ऑफ बीइंग ओल्ड एंड मेच्योर, वही चीज़ आपने कॉपी कर देनी है, ठीक है। डिस्क्राइब द व्हील ऑफ फॉर्चून विथ रेफरेंस टू दिस ऐसे। अब व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है वो हम देखेंगे। The idea of the Wheel of Fortune has been mentioned in the essay On the Pleasures of No Longer Being Very Young by G.K. Chesterton from All is Christ। ये तो आप एक ही पैराग्राफ रख लो या हर क्वेश्चन में यही लगा देना, ठीक है। The writer describes the Wheel of Fortune as a constant change, ups and downs, turmoils of life. When whoever goes down will come up momentarily and whoever is up will momentarily go down। अब जो भी इंसान ऊपर है वो कभी ना कभी नीचे आएगा, और जो भी इंसान नीचे है वो कभी ना कभी ऊपर ज़रूर आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली द व्हील ऑफ लाइफ। इसके अंदर लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट चेंज होता है, टर्मोइल्स आते हैं, लेकिन ऊपर नीचे बस चलता रहेगा, एक व्हील की तरह। जैसे व्हील में आप फेरिस व्हील में बैठते हो, कभी आप ऊपर होते हो, कभी आप नीचे होते हो, फिर आप ऊपर होते हो, फिर आप नीचे होते हो, ठीक है। The bad times do not remain forever and the good times will definitely return। bad times हमेशा नहीं रहते और good times ने definitely return back करना होता है। Verily after every difficulty there is ease। तो ये बेसिकली क्या है, ये मैंने कुरान मजीद की एक आयत डाली हुई है, ठीक है, कि जब एक मुश्किल आती है तो उसके बाद लाजमी आपके पास आसानी आती है। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करते कि हमेशा आपको मुश्किलात में रखें। In the essay the writer explains America as El Dorado and then due to the wheel of fortune success passes to England soon। अब ये क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून है जिसके अंदर कंट्रीज़ को भी सक्सेस मिलती है। तो पहले किसी ज़माने में अमेरिका सक्सेसफुल था, उसके बाद इसके ज़माने में इंग्लैंड सक्सेसफुल हो गया। ही कॉल्ड द व्हील ऑफ फॉर्चून अ फैक्ट एंड दैट ही प्रोफेसीडेड। ही सेड we have seen a staggering turn of the wheel of fortune which has brought all material pride and prosperity to a standstill। अब ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो हर चीज़ को, जो भी प्राइड होगा उसको भी ख़त्म कर देती है। क्यों? क्योंकि जिसका जवाल जिसका उरूज होता है उसको जवाल भी मिलता है, ठीक है। जब सन एक दफ़ा राइज़ करता है तो फिर वो सेट भी करता है, लेकिन वो फिर से भी राइज़ कर जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये मतलब है व्हील ऑफ फॉर्चून का, ठीक है। तो आखिर में मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगी। कोशिश कीजिएगा ये वाली कोट्स याद करके इनको डालिएगा अपने एसेज में, ताकि आपके एसेज मतलब डिफरेंट हो जाए, शाइन करें, बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छे लगे, तो फिर आपको मार्क्स भी उस हिसाब से अच्छे मिलेंगे। सही है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बचते हैं? बस ये आखिरी क्वेश्चन है, देन वी आर गोना एंड आवर एसे। State and explain the historical examples given by the author in this essay। अब historical कौन से examples दिए हुए हैं by the author? फर्स्ट तो पैराग्राफ आपने वही इंट्रोडक्शन डालना है। द एग्जाम्पल्स आर स्टेटेड एंड लिस्टेड एज फॉलोज। सबसे पहला जो एग्जाम्पल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है दैट इज़ अमेरिका। मैंने यहाँ पे लिखा है कॉपी क्वेश्चन नंबर 14। कॉपी क्वेश्चन नंबर 14 यही वाला जो अभी हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन 14 व्हील ऑफ फॉर्चून वाला। व्हील ऑफ फॉर्चून वाले में क्या हुआ, अमेरिका पहले शुरू में अमेरिका वो था, ऊपर था व्हील ऑफ फॉर्चून में, लेकिन फिर अमेरिका को जवाल आ गया एंड देन इंग्लैंड चला गया ऊपर व्हील ऑफ फॉर्चून में। तो वही चीज़ आपने मैंशन करनी है कि किस तरीके से यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून। सही है, व्हील ऑफ फॉर्चून किस तरीके से चला। अब नेक्स्ट है हमारे पास वोल्सली। वोल्सली कौन था? ही वॉज द कार्डिनल ऑफ द कैथोलिक चर्च। बस बेसिकली आपने क्या करना है, ये एग्जाम्पल्स याद करके और इनको लिख कर आ जाइएगा तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा इनको बुक से रीड करने की नीड नहीं है आपको, बस आप यहीं से ही देख लें। He was the cardinal of the Catholic Church। अभी एक चर्च थी, उसका हेड था। When Henry VII became the king of England in 1509, he was accused of high treason and died। अब ये जो है कौन था? He was accused of treason और फिर ये इसको मार दिया गया, ठीक है। लेकिन इसका कभी बहुत अच्छा दौर था और कभी इसको हर कोई मतलब बहुत अच्छे से जानता था इन सब कुछ। तो ये बताने की कोशिश करें कि हर दफ़े टाइम सेम नहीं रहता है। अगर आपकी लाइफ में बुरा टाइम आया है तो आपकी लाइफ में अच्छा टाइम भी ज़रूर आएगा। नेपोलियन वॉज अ फ्रेंच जनरल who called himself the emperor of France। नेपोलियन अपने आप को क्या कहता था? he called himself the emperor, right? The writer symbolizes the wheel of fortune by comparing the battle of Marengo
मोरंगो कौन सी बैटल थी? नेपोलियन की सबसे बड़ी विक्ट्री थी, ठीक है। विद द बैटल ऑफ बोरोडिनो फॉट एट मॉस्को विच वॉज हिज ग्रेटेस्ट डिफीट। अब देखो, एक दफ़े नेपोलियन ने बहुत अच्छी जीत की, बहुत अच्छे तरीके से वो जीता, ठीक है। और वो कौन सी बैटल थी जिसमें वो जीता था? बैटल ऑफ मोरंगो, ठीक है। ये बहुत अच्छी उसकी सबसे बेस्ट विक्ट्री थी। और फिर बैटल ऑफ बोरोडिनो उसकी जो है ग्रेटेस्ट डिफीट थी, ठीक है। तो ये बता रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून में कभी भी सर्कमस्टांसेस सेम नहीं रहते। अगर एक इंसान एम्परर भी है तब भी उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स इतने ज़्यादा आते हैं, जैसे नेपोलियन की लाइफ में आया। कभी उसने इतनी बड़ी विक्ट्री जीती तो कभी उसने इतनी बड़ी उसको हार भी मिली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? चार्ल्स वन एंड चार्ल्स फाइव। Charles I was executed and his son was exiled to France. After 19 years, he returned back to England and started monarchy. The glory returned back to King Charles V. The writer says, Sic transit gloria mundi. This means that thus passes the world's glory. दुनिया की ग्लोरी पास करती जाती है, ठीक है। तो चार्ल्स वन को क्या किया गया? सबसे पहले एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको मार दिया गया और उसके बेटे को फ्रांस भेज दिया गया। और उसका जो बेटा था 19 ईयर्स के बाद वो फिर से आया और उसने फिर से आके रूल किया, ठीक है, एज किंग चार्ल्स फाइव। तो यही बता रहा है कि हमेशा टाइम सेम नहीं रहता। एंड ये अगर आपने याद कर लिया तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाने, बिकॉज दिस इज़ नॉट इवन इंग्लिश, दिस इज़ सम अदर लैंग्वेज। एंड दिस मीन्स कि दुनिया की ग्लोरी जो है वो पास करती जाती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ठीक है। और हर जनरेशन में ज़रूरी नहीं है कि वही सेम लोग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो एंड बहुत ही जो है उन्हीं के पास पावर हो एंड एवरीथिंग। जैसे इफ़ यू सी क्या किसी ज़माने में मुग़ल दौर के पास बहुत ज़्यादा पावर होता था, लेकिन क्या आज मुग़ल दौर एग्जिस्ट करता है? डज मुग़ल एम्पायर एग्जिस्ट टुडे? डू दोज पीपल एग्जिस्ट टुडे? नो, राइट। तो किसी ज़माने में उनका ग्लोरी का टाइम था, लेकिन अब उनका कोई ग्लोरी का टाइम नहीं है, अब उनकी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो यही चीज़ राइटर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, डिक्लाइन ऑफ एम्पायर्स। तो द ऐसे डिस्क्राइब्स द डिक्लाइन ऑफ द स्पेनिश, रोमन एंड द जर्मन एम्पायर्स। ऐसे में हमें क्या बताया गया है? डिक्लाइन है किस चीज़ का? स्पेनिश एम्पायर का, रोमन का एंड जर्मन का। सर ओलिवर लॉज, इसका भी डिक्लाइन आया। ये कौन था? ये एक फिजिसिस्ट था। फिजिसिस्ट मतलब जो फिजिक्स के अंदर डीपली स्टडी करता है, ठीक है। ही डेवलप्ड अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। ही गेव नो थॉट ऑफ फेथ एंड कम्प्लीटली डिनाइड सुपर नेचुरल एस्पेक्ट्स। ही ओनली बिलीव साइंटिफिक रीजनिंग, थ्योरीज एंड लॉजिकल प्रूफ्स, ठीक है। तो ये जो इंसान था ये कभी भी बिलीव नहीं करता था किसमें? नेचुरल एस्पेक्ट्स में, और ये बिलीव करता था सिर्फ साइंटिफिक रीजनिंग, थ्योरीज में, ठीक है। ये अल्लाह में इसका कोई बिलीफ नहीं होता था, इसका कोई बिलीफ नहीं होता था कि भाई गॉड एक है जो हमें हमारी सारी डेस्टिनी चलाएगा एंड एवरीथिंग। तो ये जो इसका बिलीफ था इसकी वजह से ये फिर मर गया एंड ही वॉज नॉट अ वेरी नाइस फिजिसिस्ट, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों ने ये ऐसे समझ लिया होगा। होपफुली कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को आंसर दे दूँगी इंशाल्लाह ताला। अब आप लोग प्लीज़ रेडी हो जाएं स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए। ये वाला पेज स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ जी, यहीं पर ही आपका ऐसे स्टार्ट हो रहा है। इसको छोड़ दीजिएगा, ये बेसिकली मेरे टीचर ने कुछ लिखा है लेकिन इट्स नॉट रेलेवेंट एट ऑल। तो आप बाकी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और उसको अच्छे से एक पीडीएफ में कंपाइल करके आप याद कर लोगे ना तो आपको पेपर विल बी जस्ट अ ब्रीज। क्योंकि इंटरमीडिएट बोर्ड में ना काफ़ी ज़्यादा रिपीटिशन होती है, बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती हैं। ये वाला भी नहीं पढ़ना, ये फिर पढ़ना ये वाला। ठीक है जी, आई होप यू ऑल हैव टेकन स्क्रीनशॉट्स। इन द नेक्स्ट
वीडियो वी गोना स्टार्ट अ न्यू ऐसे विच इज़ सम स्टिल फ्लोज। एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस नहीं चेक की तो प्लीज़ चेक कर लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अभी आप लोगों के बोर्ड्स आ रहे हैं तो जस्ट आप ये वीडियोस देखकर स्क्रीनशॉट्स भी ले लोगे ना, तब भी आपका काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज देयर आर नॉट मेनी पीपल हु आर टीचिंग एडवांस इंग्लिश। सो आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस। नीचे मैं अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन कर दूँगी, कोई भी चीज़ प्राइवेटली पूछनी हो तो वो भी आप लोग लाजमी पूछ सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।